यूक्रेन के खिलाफ रूस ने मैदान में उतार दिया अपना बाहुबली 2S7M। ये आर्टिलरी है जिससे रूस ने डोनेस्क में यूक्रेन पर गोले दागे हैं और 203 mm के गोले दाग सकता है ये 2S7M। अमूमन 120, 130, 150 mm तक बात होती है, लेकिन ये 203 mm के गोले दाग सकता है 2S7M। रूस पर यूक्रेन दाग रहा है आर्टिलरी से 155 mm के गोले। जल्दी से आपको इस बारे में और बताते हैं कि ये 2S7M जो ये आप कह सकते हैं ये जो टैंक है या तोप का मिला जुला एक हाइब्रिड मॉडल है, ये क्या कर सकता है। लंबाई 34 फीट है, इसकी लड़ाई में बहुत मारक क्षमता है, इसकी चौड़ाई 11 फीट है, ऊंचाई 9 फीट। स्पीड आप देखें तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की है, मारक क्षमता 55 किलोमीटर की और ऑपरेशनल रेंज 650 किलोमीटर तक है। विंग कमांडर आलोक साय साहब, ये तो रूस की तरफ से एक हथियार उतारा गया वो तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन मोटा सवाल यहां पर यह है कि क्या वाकई ये हथियार और इन हथियारों की नुमाइश इस वॉर की सबसे बड़ी वजह है? देखिए, एक से एक हथियार इसमें उतरेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। रूस अपना सारा हथियार और ये युद्ध काफी खतरनाक स्थिति में जा रहा है। दोनों देशों का इकोनॉमिक शोषण होगा, काफी ज्यादा उनकी स्थितियां खराब हो गई, रूस की भी स्थिति खराब हो रही है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, पिछला जो पॉइंट आपने रखा था हंगरी का, देखिए हंगरी और तुर्की पहले से ही खफा है यूक्रेन से, क्योंकि यूक्रेन की जो माइनॉरिटी की जो पॉलिसी है उसमें कई हंगरियन माइनॉरिटी वहां बैडली अफेक्टेड हुए हैं और इसी के लिए यूक्रेन को फास्ट ट्रैक पर नाटो मेंबरशिप के लिए दो देशों ने ऑब्जेक्शन किया था, जिसमें हंगरी था और एक तुर्की था। तुर्की भी नाराज है वो इसलिए क्योंकि तुर्की के जो कई ब्रेकअवे ग्रुप्स हैं, एंटी नेशनल ग्रुप्स, उसको वो उन्होंने शरण ले रखी है यूक्रेन में। तो ये दोनों देश इसलिए इस समय विरोध कर रहे हैं और नाटो को चाहते हैं नहीं, लेकिन बॉर्डर लाइन जो है उसमें तो ये सब देश आते हैं कि यूक्रेन को मदद देनी चाहिए या नहीं आते? यूक्रेन को मदद देनी चाहिए, हंगरी की मजबूरी है क्योंकि वो नाटो का मेंबर है इसलिए, लेकिन अंदर से हंगरी और तुर्की पूरी तरह से मदद देना नहीं चाहते हैं, उनकी मजबूरी है, चूंकि वो नाटो के मेंबर हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, और चलिए, तो इनकी मजबूरी है जो ये ऐसा कर रहे हैं, लेकिन सवाल मेरा फिर वहीं पर है। एम्बेसडर मल्होत्रा, सवाल यहां पर थोड़ा अब आते हैं रूस के ऊपर। जो हम अभी तक शुरू से हमने पॉइंट उठाया था, रूस में हमला और नेटो में पर सवाल या निशान, क्या आपको लगता है एम्बेसडर मल्होत्रा, ये हंगरी, ये टर्की, इन सब की तो हम बात कर रहे हैं कि नेटो में फ्रिक्शंस हैं, लेकिन जब अगर नेटो के खिलाफ कोई यहां पर ग्राउंड बिल्ड करना चाहेगा रूस, तो क्या ऐसा लगता है आपको कि इस वॉर में कोई ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर नेटो को और एक्टिवली आना पड़ेगा इस वॉर में? देखिए, अगर नेटो एक्टिवली आएगा तो फिर आप समझ लीजिए कि एस्केलेशन बियॉन्ड कंट्रोल हो जाएगी। फिर वो जो आप बात करते हैं विश्व युद्ध की, हम उस तरफ जाएंगे। लेकिन मेरी अपनी अभी तक की असेसमेंट है, जिसे अब अगर आप ध्यान से सुने, जितनी बार भी जो बाइडेन बोलते हैं वो इसी तरफ इशारा करते हैं कि उनकी तरफ से इन्वॉल्वमेंट जो होगी दस फार एंड नो फर्दर, मतलब हम इसे यूक्रेन को ही मजबूत करेंगे। और जैसा कि एक मजाक भी बना था कि अमेरिका ने कहा कि विल फाइट टिल द लास्ट यूक्रेनियन, कि यूक्रेनियन ही लड़ेंगे, यूक्रेनियन ही मरेंगे, हम सिर्फ उन्हें हथियार देंगे, पैसा देंगे, मॉरल सपोर्ट देंगे, बाकी इसमें यूरोप पिसेगा, पिसता रहे। ठीक है, ये अब एक ऐसे पॉइंट पे अगर आ गया, ये एंडलेस वॉर हो गई फिर, और इसके जो रिपरकशंस है अगर यूरोप के लिए असहनीय हो गए तो फिर आप समझ लीजिए कि फिर यूरोपियन नेटो अलायंस के मेंबर्स का दबाव अमेरिका पे पड़ेगा। समय कम है, बंद करिए आप ही समझ कीजिए आज के शो को। जनरल स्थाना, समय कम है, तो क्या ये माने कि ये लड़ाई ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां से किसी के लिए पीछे कदम खींचना भी मुश्किल है और आगे कितना लंबा ले जाए ये भी उनके लिए आने वाले दिनों में मुश्किल हो सकता है? बिल्कुल, ये दोनों साइड असमंजस में है। पीस के लिए उनको लगता है कि हमारी वो पोजीशन नहीं पहुंची है जिसमें हम पीस की बात कर सकें, और अपनी पोजीशन को बेहतर करना चाहते हैं। दोनों चांस ले रहे हैं, दोनों ये कोशिश कर रहे हैं कि दूसरा न्यूक्लियर हथियार ना इस्तेमाल करे। नाटो चाह रहा है कि मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ जाऊं, शायद रूस चांस नहीं लेगा, और रूस ये सोच रहा है कि नाटो चांस नहीं लेगा रूस पर डायरेक्ट हमला करने के लिए। और उसी के बीच में जो स्पेस है, उसी में ये गुत्थम गुत्था की भीषण लड़ाई और बढ़ाना। बहुत शुक्रिया सर आपका।